तो सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बुक में। और हम लोग कर रहे थे फिजिक्स। और कहाँ से कर रहे थे? तो लुसेंट सामान्य विज्ञान से कर रहे थे। उसमें फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक, छठा टॉपिक था सरल आवर्त गति। यही बचा हुआ था। इसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा ध्वनि, जिसमें कि पहला हो जाएगा तरंग। ठीक है, तरंग गति। तो इसमें देखेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। इसमें क्या है, पहला आवर्त गति जो है कि जब कोई पिंड, ठीक है, जब कोई पिंड एक निश्चित समयांतराल एक ही निश्चित पथ पर बार बार गति को दोहराता है तो उसकी गति को आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, तथा यह निश्चित समयांतराल आवर्त गति कहलाने लगता है। एक सेकंड में वह अपनी गति को जितनी बार दोहराती है वह उतनी ही उसकी आवृत्ति होती है। इसका एसआई मात्रक hz हो जाता है। और यदि आवृत्ति n एवं आवर्तकाल t हो तो क्या हो जाएगा, n बराबर 1/t हो जाएगा। तो साधारण शब्द में समझिए कि सपोज दैट ये क्या है, सरल रेखा है। क्या है, सरल रेखा। आई थिंक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, सरल रेखा है। अब इस पे क्या है कि गति देखिए, ये बीच में इसका है, गति इधर भी जाता है, गति इधर भी जाता है। सपोज दैट यहाँ 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर ये इसका गति है। यहाँ पे आके 2 किलोमीटर गति हो गया, फिर यहाँ पे आके 6 किलोमीटर गति हो गया। तो यहाँ पे जो बार बार गति चेंज होते, ठीक है, यहाँ का गति हो गया, इस बीच का गति हो गया, फिर इस बीच का गति हो गया। जब आसानी से समझे तो एक स्प्रिंग होता है, ठीक है, ये स्प्रिंग टाइप का बना हुआ था। इसको आप पूरा खींचिए, इस सिरा को पकड़ के खींचिए, इस सिरा को पकड़ के खींचिए, तो दोनों जब वापस छोड़ने पर अपने स्थान में आ जाते तो बीच की जो तुलना होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, उसको क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, एक स्प्रिंग याद रखिए, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आवर्त गति। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा के मध्यमान स्थित है, ठीक है, स्थित है, इसके इधर उधर उस प्रकार की गति करे, ठीक है, और वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति के वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तो त्वरण की दिशा मध्यमान की स्थिति होती है और उसका गति क्या, सरल आवर्त गति कहलाता है। ठीक है, बस इसको पढ़िए, सरल आवर्त गति कहलाता है, बाकी सब इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सरल आवर्त गति की विशेषताएं देखिए क्या है। इसका उदाहरण पढ़ना मोस्टली इंपॉर्टेंट है। जब तक उदाहरण नहीं पढ़िएगा टॉपिक आएगा नहीं माइंड में। तो सरल आवर्त गति करने वाला कण जब आसान अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो देखिए क्या होता है कि उस पर कोई बल कार्य करता है, ठीक है, नहीं करता, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, बस उसका त्वरण शून्य हो जाता है, ये याद रखना जरूरी है। वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा जो जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं वो अधिक होता है, और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। उसके बाद देखिए कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो क्या होता है, तो उसका त्वरण अधिकतम होता है। क्या होता है, त्वरण अधिकतम होता है। उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल क्या हो जाता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, वेग शून्य होता है। यानी कि यहां से लेके आप अगर यहां तक याद करते हैं तो आप ना सरल आवर्त गति के जितने भी है, डिस्प्लेसमेंट हो, स्प्रिंग, जितना भी हो, उदाहरण सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद रखिए। एग्जाम से कथन कारण बना के अगर पूछेगा, ठीक है, तो कथन कारण का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा और यहीं से ही बनेगा, परिभाषा से कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें इसका परिभाषा से अगर बनेगा तो इसका एसआई मात्रक hz होता है, ये याद रखने योग्य है, जो कि हाईलाइटेड है ऑलरेडी। उसके बाद ये याद रखना बहुत जरूरी है। फिर देखेंगे सरल आवर्त गति का समीकरण क्या है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यदि किसी क्षण कण की सम स्थिति से विस्थापन y हो तो देखेंगे कि विस्थापन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, y इक्वल टू क्या हो जाता है, a साइन, इसको पढ़ेंगे ओमेगा टी, जहां ए क्या हो जाता है, आयाम हो जाता है, ओमेगा कोणीय वेग को कहा गया। तो इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना मेरे भाई, ठीक है, इसको स्किप कर देना, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। और यही बताता है कि त्वरण विस्थापन y के विपरीत दिशा में, त्वरण विस्थापन y के विपरीत दिशा में। ठीक है, मैंने स्प्रिंग का उदाहरण दिया था, ठीक है, देख लीजिए स्प्रिंग क्या है। स्प्रिंग का उदाहरण में क्या है कि माना कि वह हल्की स्प्रिंग जैसी सामान्य लंबाई L है, ठीक है, सामान्य लंबाई देख ली L है। एक हल्की स्प्रिंग उसके सामान्य लंबाई L है तो उसका दृढ़ आधार A से लटका हुआ है,
जिस तरह इसमें दिखाया गया है। यदि m द्रव्यमान के पिंड को स्प्रिंग के निचले सिरे से लटकाकर थोड़ा खींचकर छोड़ दिया जाए तो वह ऊपर नीचे दोलन करने लगता है, जिसका आवर्तकाल हो जाता है। क्या हो जाता है आवर्तकाल? ये हो जाता है आवर्तकाल। क्या हो जाता है? ये हो जाता है। ठीक है, तो इसको इतना आसान समझना बिल्कुल इसको इतना आसानी से समझ जाएंगे, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात होगी। इसका एक एक पॉइंट फॉर्मूला की दृष्टि से देखें तो इम्पोर्टेंट, लेकिन वो एग्जाम की दृष्टि से देखें, एग्जाम की दृष्टि से हमारा इम्पोर्टेंट क्या होता है, हमको वो चीज़ पढ़ना। अगर नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो फिर एक एक लाइन को हमको अच्छा से एक्सप्लेन करके चलना होगा। फिलहाल एग्जाम की दृष्टि से जो देखेंगे कि 5-7 साल में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं फिजिक्स से, कहाँ कहाँ से बने हैं और किस किस टॉपिक में किस किस लाइन से बने हैं, हम उसको लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस पे बता दिया कि के स्प्रिंग वन का बल नियतांक है, इसका कोई लेना देना नहीं है, उसका नियतांक बल है, उसका चेंज नहीं होगा। उपरोक्त सूत्र से ज्ञात होता है कि किसी दिए गए पिंड के लिए एक कड़े स्प्रिंग के अधिक एक आवर्तकाल मुलायम स्प्रिंग की अपेक्षा कम होता है, तथा किसी दिए हुए स्प्रिंग को लटकाने से एक भारी पिंड हल्के पिंड की अपेक्षा धीरे धीरे कंपन करता है। क्या करता है? धीरे धीरे कंपन करता है। तो स्प्रिंग से जब ऐसे वापस लटका के छोड़ेंगे तो आपने देखा होगा, ठीक है, कि ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है। अब नीचे में आप कुछ भी वजनदार 2 केजी वजन का लटका दिए, इसका एक सिरा आप यहाँ पे किसी खंभा खूटा कुछ से भी बांध दिए, ठीक है, तो इस बीच में क्या होगा कि स्प्रिंग आपस में ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, ऊपर नीचे होता है। तो ऊपर नीचे होने के कारण इसमें कंपन भी होता है, यानी कि वाइब्रेट होता है, उसी को कहा गया है, ठीक है, उसी को यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आता है प्रत्यानयन बल पे। तो जब कोई कण, ठीक है, जब कण अपनी साम्य स्थिति में रहता है तो उस पर लगने वाला बल शून्य होता है। यहाँ से पढ़िए, यहाँ तक आके छोड़ दीजिए, ठीक है। किंतु जब कण को साम्य स्थिति से विस्थापित कर दिया जाता है तो उस पर एक ऐसा बल कार्य करने लगता है जो सदैव साम्य स्थिति की ओर दृष्टि होती है। इस बल को क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं, ठीक है, प्रत्यानयन बल कहते हैं। इस बल का प्रयास सदैव यही होता है कि कण साम्य स्थिति में आ जाए। इस बल के कारण ही कण में त्वरण उत्पन्न होता है और वह दोलन करती है। क्या करती है? वह दोलन करती है। फिर उसी में आ जाता है सरल लोलक। अब सरल लोलक को समझने की जरूरत है मेरे भाई, कि यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी के किसी दृढ़ आकार से लटका दे तो इसमें समायोजन को सरल लोलक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एक डायग्राम की मदद से समझते हैं, ठीक है। एक वस्तु है जो भारहीन है, ठीक है, भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी, ठीक है, एक वस्तु है, ठीक, यहाँ पे एक वस्तु को रखते हैं और ये पूरा भारहीन है और इसका जो डोरी है, ये डोरी हो गया, इसका लंबाई वृद्धि नहीं हो सकता, लंबाई की वृद्धि नहीं होगी, ठीक है, लंबाई की वृद्धि नहीं होगी। अब देखेंगे लंबाई की, अब इसके निचले सिरे से देखेंगे, निचले सिरे से किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर, कुछ भी हो, गोल परंतु भारी कण को लटकाकर दृढ़ आकार से लटका दे तो इसी का जो समायोजन होगा, ठीक है, इस बीच जो क्रिया होगा समायोजन को क्या कहेंगे? सरल लोलक कहेंगे, सरल लोलक, ठीक है, सरल लोलक कहेंगे। तो यही चीज को समझना होता है, ठीक है, सरल लोलक। सपोज दैट इसका वजन 2 किलो, जिससे जैसा यहाँ पे कहा वैसा ही क्या है, इसका रस्सी की लंबाई में वृद्धि नहीं करना, बिल्कुल नहीं करेंगे। सरल लोलक क्या होता है? तो इसके बीच का होता है, जो कि बताया, जिसका डोरी का लंबाई नहीं बढ़ सकता, सरल लोलक हो गया। अब क्या है कि यदि लोलक की साम्य स्थिति को थोड़ा भी विस्थापित करके छोड़ दे तो इसकी गति सरल आवर्त गति होती है। यदि डोरी की प्रभावी लंबाई L, ठीक है, वह गुरुत्वीय त्वरण G हो तो सरल लोलक गति का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? T बराबर 2 पाई √L डिवाइडेड बाय G होता है। यहाँ पे फॉर्मूला को भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला में क्या कहा जाता है कि यदि डोरी की लंबाई क्या है, इसको डोरी की लंबाई क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, ठीक है, L हो जाएगा, ठीक है। और उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है, इसका गुरुत्वीय त्वरण कहाँ बना मेरे भाई? तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण बनता है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण यहाँ बनता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही कोई वस्तु अपने आप से टिका के रह सकती है या फिर हिल डुल सकती है। तो उसका क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण G हो जाएगा। तो आवर्तकाल बराबर क्या हो जाता है? T इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू लुसेंट बुक, T इक्वल टू क्या हो जाता है? 2 पाई L अंडर रूट, ठीक है, G। अब L बराबर लंबाई हो गया, G बराबर हो गया ग्रेविटेशन। क्या हो गया? ग्रेविटेशन।
या ग्रेविटी कहिए, ग्रेविटी को इंग्लिश हिंदी में क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। और लंबाई तो आपको पता ही है, एल मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है। अब उदाहरण में देख लिए, इसको आराम से पढ़ने की जरूरत है। कथन कारण का क्वेश्चन बनाने का जो ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है, वो बन सकता है, तो बिल्कुल इसमें हड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स है, इसको कम नहीं आंकना है। एक एक तरह से अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको बार बार पढ़ना है तो कहीं कहीं से पढ़िए, लेकिन अगर लाइन बाय लाइन आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि दोबारा आपको सिर्फ रिवीजन की जरूरत रहेगी। उसमें देखिए क्या कि टी है, टी ये हो गया, उसके बाद अंडर रूट में एल देते, अर्थात लंबाई बढ़ने पर टी भी बढ़ जाता है, और ठीक है, और यदि लंबाई घट जाए तो टी भी घट जाएगा। यही कारण है कि कोई लड़की झूला झूलते, ठीक है, झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और वह प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिसपे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा तथा अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा। आप लोगों ने तो बचपन में झूला होगा, झूला झूला होगा। क्या होता है कि जब आप बैठे रहते हैं तो सामान्य रूप से झुलाने वाला व्यक्ति, ठीक है, आपको झुला के छोड़ देता है। वहीं पर आप खड़े हो जाते हैं तो आपका जो आना जाना होता है, ठीक है, तो दोलन क्या होता है समझेंगे कि ये झूला है, ठीक है, सामान्य रूप से आपको कोई व्यक्ति झुला रहा है, ठीक है, आप जब तक वो झूला रहा आप सामान्य स्थिति से आगे कर रहे हैं, लेकिन वो आपको छोड़ दे और वापस आप झूले पे एक व्यक्ति की तरह खड़े हो जाए, ठीक है, एक व्यक्ति की तरह खड़े हो जाए, तो ये अपने सामान्य स्थिति से ज्यादा दोलन करने लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई में एल में वृद्धि हो गई। क्या होगा? एल में वृद्धि होगी। आपका क्या है? आपका यहाँ पे क्या लंबाई बढ़ेगा, तो एल में वृद्धि होगी, तो ये क्या करेगा? समान स्थिति से ज्यादा स्पीड में ऐसे होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट घटेगा, सॉरी, ये दूरी कम जाएगा चलेगा, लेकिन इसका क्या होगा कि एल बढ़ जाएगा। तो यही चीज को लूसेंट के माध्यम से समझाया गया। दूसरा में क्या है कि आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, अतः झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप झूला झूल रहे सामान्य गति से झूल रहे, उसी पे आकर कोई व्यक्ति, कोई लड़की आकर आपके पास बैठ जाए तो आपका जो दोलन होगा ना, उसमें कोई फर्क पड़ेगा ना, आवर्तकाल में कोई किसी तरह का फर्क पड़ेगा ना, लंबाई में किसी तरह का फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब देख लीजिए कि यानी इसको याद रखना, इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं, यानी किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है, ठीक है। अब लोलक घड़ी क्या होता है मेरे भाई, समझते हैं, ठीक है। सपोज दैट एक वॉच है, ठीक है, ये 12, 6, 9, इधर 3, ये वॉच है, ये बीच में मिनट सेकंड चल रहे हैं। अब इसको क्या है कि लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे की ओर ले जाए, ठीक है, और यहाँ हो गया क्या? पृथ्वी हो गया, ठीक है, ये ऊपर का तल हो गया, ये नीचे का तल हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ले जाया जाता है तो घड़ी का आवर्तकाल टी बढ़ जाता है ऊपर, यानी कि ऊपर भी जाएगा तो घड़ी का आवर्तकाल बढ़ेगा, नीचे भी आएगा तो घड़ी का आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाता, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है। जितना ऊपर जाएंगे घड़ी सुस्त हो, इसके अकॉर्डिंग घड़ी क्या होगी? सुस्त हो जाएगी, घड़ी सुस्त, ठीक है। और नीचे आने पर भी क्या होगी? घड़ी सुस्त। इसका रिएक्शन क्या होता है ये समझिए, इसका रिएक्शन समझ गए तो घड़ी सुस्त क्यों होता है समझ जाइएगा, क्योंकि पृथ्वी तल के ऊपर नीचे जाने से जी का मान कम होता है। जी हाँ, जी, इसके पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है, ये बात सभी जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वातावरण चल रहा है, जीवन संभव है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जाते हैं, आप फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण वाला टॉपिक में, तो क्या होता है? ये गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। जितना ऊपर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा। अब क्यों कम हो जाएगा? इसके नीचे भी गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए घड़ी जो है, लोलक घड़ी ऊपर जाके सुस्त हो जाता है। अब घड़ी चलती क्यों है? वो चलती है काइनेटिक एनर्जी की वजह से, लेकिन उसके लिए भी गुरुत्वाकर्षण बल चाहिए, क्योंकि एनर्जी पास तभी होगी जब गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। और यहाँ का जी का मान कम होता है, तो इसीलिए घड़ी सुस्त हो जाती है। फिर देखेंगे यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो वहां भारहीनता के कारण G=0 अतः घड़ी का आवर्तकाल T अनंत हो जाएगा, और अतः उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेगी। अब बात कर रहा है कि उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण है 1/, पृथ्वी का 1/6 भाग है, पृथ्वी का 1/6 भाग है, ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण। अब यदि सरल लोलक गति को हम यहाँ पे लाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि वहां पे लोलक घड़ी कार्य नहीं करेगी, लोलक घड़ी कार्य नहीं करेगी, ठीक है, कार्य नहीं करेगी, ठीक है, साधारण हो गया। इसके बाद
देखेंगे गर्मियों में लोलक घड़ी की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है, इसलिए उसका आवर्तकाल भी टी भी बढ़ जाता है। अब देखेंगे क्या होगा कि सपोज दैट गर्मी है, अब इसको पहचानेंगे कि चलिए लोलक घड़ी की लंबाई बढ़ जाती है, इसको लोलक घड़ी बताते हैं कि क्यों बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए गर्मी में क्या होता है कि दिन बड़ा होता है, दिन बड़ा होता है, हालांकि इसका घड़ी से उतना ज्यादा कनेक्शन नहीं, जितना ज्यादा कनेक्शन जलवायु से है, ठीक है, विषुवत रेखा हो गया, लेकिन दिया है तो समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो दिन बड़ा हो जाता है जिस कारण की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हो जाता है कि इसका घड़ी सुस्त हो जाता है। क्यों सुस्त हो जाता है? गर्मी में अक्सर 13 या 13.5 घंटे का दिन हो जाता है, रात छोटा हो जाता है, और सर्दियों में इसकी लंबाई कम हो जाने पर सर्दी में क्या होता है, सर्दी में दिन छोटा हो जाता है, दिन क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, रात बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं। साधारण है कि गर्मियों में अगर गर्मी अगर ज्यादा जलवायु में मौसम परिवर्तन है, अगर ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़ा कर रहा है तो लोलक घड़ी की लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, और सर्दियों में आकर वापस छोटी हो जाएगी क्योंकि दिन घट जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जी का मान का 1/6 गुना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ तक पढ़ लिया, घड़ी तेज चलने लगती है। अब चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने के कारण आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान का पृथ्वी का 1/6 गुना है, ठीक है। यहाँ तक समझा दिए। अब यहाँ जो है सरल आवर्त गति खत्म हो गया, यानी कि पहला जिसका टॉप चैप्टर था, पहला चैप्टर क्या था, मैंने आप लोग को एक अच्छा तरीके से करा दिया है। पहला चैप्टर का एक भी चीज बाकी नहीं, यांत्रिकी था, यानी मैकेनिज्म था। पहला चैप्टर मैकेनिज्म था, इसको हम पूरा क्लियर करा दिए। अब इसमें इसी में दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तरंग गति। अब क्या होगा, उसमें ध्वनि होगा, ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो से इस वीडियो के लिए यहीं तक